हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से एक चैप्टर जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, चैप्टर नंबर 3, उसके अगले लेक्चर के साथ आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनंत मोलर चालकता क्या होती है। जैसा कि बेटा पीछे हमने पढ़ लिया है मोलर चालकता क्या होता है और तुल्यांकी चालकता क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ लिया है तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में क्या संबंध होता है। ठीक है, हमने एन फैक्टर को भी पढ़ा। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अनंत मोलर चालकता। देखिए बेटा, आपको बताया गया, पहले आप ये समझिए कि जो मोलर चालकता होती है उसमें और उस पर विलयन की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कि अगर विलयन की सांद्रता हम कम करें तो मोलर चालकता क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, और अगर हम विलयन की सांद्रता अधिक करें तो मोलर चालकता पे क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसको समझने के लिए देखिए बेटा, मान लीजिए हम एक विलयन लेते हैं, यहां पर हमारा एक विलयन है, ठीक है, या हमारा यहाँ पर एक कोई भी द्रव ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, जल ले लीजिए, और इसमें हमने NaCl घोल दिया। ठीक है बेटा, अब आप जानते हैं कि NaCl की जितनी ही मात्रा इसमें घोलेंगे सांद्रता उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, NaCl की जितनी ही मात्रा इसमें घोलते जाएंगे सांद्रता उसकी बढ़ती जाएगी। और जब NaCl इसमें हम ज्यादा घोलते जाएंगे तो जो प्रति एकांक आयतन पे जो आयनों की संख्या है उसकी भी उस संख्या में इजाफा होगा। जैसे एकांक आयतन यानी कि मान लीजिए 1 लीटर ये विलयन है, उसमें पहले 100 आयन थे Na और Cl के। अब जब हम दोगुना NaCl घोल देंगे तो 200 आयन हो जाएंगे। और बेटा जब 200 आयन हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे उसकी चालकता बढ़ जाएगी। यानी कि अगर इसकी हम सांद्रता बढ़ाते जाएं तो चालकता बढ़ती जाएगी। इसको एक हम टेबल के द्वारा समझा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एक टेबल ड्रा करता हूं इसके लिए, आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर हम V लिख देते हैं, यानी कि हमारा आयतन है। यहाँ पे सांद्रता को हम C लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आयनों की संख्या लिख देते हैं, आयन की संख्या, आयनों की संख्या, और यहां पर हम लिख देते हैं चालकता। ठीक है बेटा, अब दो स्थितियां हैं। देखिए, अगर आप आयतन को बढ़ा रहे हो, ठीक है, इसको इंक्रीज कर रहे हो, आयतन बढ़ रहा है हमारा। अगर हम आयतन को बढ़ाते हैं, देखिए, तो सांद्रता क्या होगी बेटा, कम होगी। क्यों कम होगी? मान लीजिए यहां पे 1 लीटर हमारा जल था, 1 लीटर था, और उसमें हमने 100 ml नमक डाला था। ठीक है, या 100 ग्राम नमक डाला था, ml ना कहिए, 100 ग्राम कहिए इसको। 100 ग्राम हमने नमक डाला था। अब अगर हम इसको बढ़ा के 2 लीटर कर दें तो ये जो विलयन है ये तन होगा या सांद्र होगा? तो कहा जाएगा कि इसकी सांद्रता घट रही है, इसका गाढ़ापन घट रहा है, क्योंकि पहले 1 लीटर विलयन में ही 100 ग्राम नमक था, लेकिन अब वो 2 लीटर विलयन में 100 ग्राम, तो उतना गाढ़ा नहीं होगा। जैसे बेटा आप शरबत घर पे बनाते हो, तो अगर मान लीजिए 1 लीटर पानी में आप 100 ग्राम चीनी घोले हुए हो और फिर 2 लीटर पानी में आप 100 ग्राम चीनी घोलें, तो क्या होगा? जो 2 लीटर वाला होगा वो फीका होगा, यानी वो तन होगा, और जो 1 लीटर में 100 ग्राम घोला गया है वो सांद्र होगा। तो सीधी सी बात है बेटा कि अगर हम आयतन को इंक्रीज करेंगे ना तो सांद्रता हमारी डिक्रीज होगी, घटेगी। आयतन को अगर हम बढ़ाएंगे तो सांद्रता घटेगी, सीधी सी बात है। और जब सांद्रता घटेगी तो प्रति, यहां पे लिख देते हैं, प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या भी घटेगी। अब भाई पहले 1 लीटर में ही 100 आयन थे, अब 2 लीटर में 100 आयन है, तो प्रति लीटर में घट रहा है ना। प्रति लीटर में 2 लीटर आयन की संख्या तो नहीं घटी बढ़ी, लेकिन प्रति लीटर में घट रहा है। 1 लीटर में 100 आयन थे और यहाँ पे 2 लीटर में 100 आयन रह गए, तो प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या भी क्या होगी? जब सांद्रता घटेगी
तो वो भी घटेगा। भाई पहले 1 लीटर में 100 आयन थे, अब 2 लीटर में 100 आयन है। यानी कि बेटा जैसे आयतन बढ़ाते हैं सांद्रता घटती है, प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या घटेगी। अब जब आयन ही नहीं रहेंगे, आयन की मदद से ही तो विद्युत का प्रवाह होता है और उसी को तो चालकता कहते हैं। तो जब आयन की संख्या कम होगी तो चालकता भी हमारी डिक्रीज होगी। चालकता को हम कापा से भी प्रदर्शित करते हैं, विशिष्ट चालकता। ठीक है बेटा। सेम इसका अगर हम उल्टा करेंगे, अगर आयतन को हम डिक्रीज करेंगे यानी घटाएंगे तो सांद्रता क्या होगी, वो बढ़ेगी। भाई आयतन पहले 100 ग्राम नमक घोला था, 1 लीटर पानी था या 2 लीटर पानी था, अब हमने पानी को घटा के 1 लीटर कर दिया तो सांद्र गाढ़ा हो गया, सांद्र हो गया। तो यानी कि अगर हम आयतन को घटाएंगे बेटा तो सांद्रता धीरे धीरे बढ़ेगी, और जब सांद्रता बढ़ेगी तो प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या भी बढ़ेगी, और जब प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या बढ़ेगी बेटा तो हम कह सकते हैं कि हमारी चालकता भी बढ़ेगी। ठीक है, एक बार फिर से समझाते हैं कि जैसे जैसे हम आयतन बढ़ाएंगे किसी विलयन का, वैसे वैसे उसकी सांद्रता घटेगी। सांद्रता घटेगी तो उसमें एकांक आयतन में आयनों की संख्या घटेगी और उसके बाद चालकता भी घट जाएगी। और जैसे जैसे अगर आयतन को हम कम करेंगे तो सांद्रता बढ़ेगी और एकांक आयतन में आयनों की संख्या भी बढ़ेगी और हमारा जो चालकता है उसका मान भी बढ़ेगा। अब बेटा इतना समझने के बाद हम लोग ये किसी किसी बुक में बेटा एक अलग से टॉपिक दिया रहता है कि चालकता पर सांद्रता का क्या प्रभाव होता है। तो आप जान लीजिए यही है चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। ठीक है, अगर सांद्रता तुम घटाओगे तो चालकता भी घटेगी, अगर सांद्रता को बढ़ाओगे तो चालकता भी बढ़ेगी। ठीक है, अब आपने पढ़ा था मोलर चालकता। देखिए क्योंकि हमारा टॉपिक है अनंत मोलर चालकता क्या होती है। तो मोलर चालकता लैम्डा एम बराबर आपने क्या पढ़ा था, कापा इंटू वी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो मोलर चालकता है वह कापा पर भी निर्भर करता है और आयतन पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम कापा को बढ़ाएं तो क्या मोलर चालकता बढ़नी चाहिए। तो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि अगर कापा को बढ़ाया जाए तो ये मोलर चालकता भी बढ़ेगी, या आयतन को बढ़ाया जाए तो मोलर चालकता भी बढ़नी चाहिए। सूत्र को देखने से तो कुछ यूं ही लग रहा है, लेकिन यहां पर देखिए ये एक दूसरे के उल्टा है। यानी अगर हम कापा को बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखिए अगर हम आयतन को बढ़ाएंगे तो कापा घट जाएगा, फिर इसका मान बढ़ेगा कैसे। जैसे अगर हम आयतन को बढ़ाएं तो ये कापा तो घटने लगेगा ना। ऐसे समझिए, मान लीजिए एक जगह कापा का मान 2 है और आयतन का मान 4 है, ऐसे समझिए। अब अगर हम इसको बढ़ाएंगे, आयतन को बढ़ाएंगे, मान लीजिए इसको 6 कर दें, ठीक है, तो ये घटने लगेगा, ये घट जाएगा। इसको और 6 करेंगे तो ये 1 हो सकता है और भी कम हो सकता है, तो फिर कहां बढ़ने देगा ये। मान लीजिए इसको हम बढ़ा ही दिए लेकिन ये तो बढ़ा ही नहीं ना, ये तो घटने लगा। तो इसी कारण हम कैसे कह सकते हैं कि कापा को बढ़ाने से लैम्डा एम का मान बढ़ेगा या आयतन को बढ़ाने से लैम्डा एम का मान बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ स्थितियां अलग अलग रही हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे आयतन बढ़ाया जा रहा है कापा का मान घट जा रहा है। तो अगर हम आयतन को बढ़ा भी दें तो ये घटकर उसको बैलेंस कर लेगा। ठीक है बेटा, और अगर हम आयतन को घटा दें तो कापा बढ़ जाएगा तो उसका बैलेंस हो जाएगा, तो इसका मान बढ़ने कैसे पाएगा। तो यहां पर हम एक बात बताना चाहते हैं बेटा कि जो V होता है ना वो प्रभावी होता है इसमें, यानी कि कापा और V की लड़ाई में V जीतता है, यानी आयतन जीतता है। अभी कहेंगे कि कैसे सर आयतन जीतता है। आयतन ज्यादा प्रभावी होता है, मतलब कि जैसे यहां पर जिस रेशियो में, जैसे मान लीजिए हम आयतन को बढ़ाएं तो कापा को घटना चाहिए, लेकिन उस रेशियो में कापा नहीं घट पाता है। जिस रेशियो में आयतन बढ़ाया जाता है उस रेशियो में कापा नहीं घट पाता, वो कमजोर होता है, कमजोर पड़ता है। जैसे अगर हम मान लीजिए आयतन को यहाँ पे बढ़ाएं 8 कर दें तो कापा को 8 घट जाना चाहिए। ऐसे समझिए, मान लीजिए ये 2 था और ये 4 था, ठीक है। इस उदाहरण से समझने का प्रयास करिए। कापा का मान 2 था, आयतन का मान 4 था।
अब हमने इसको आयतन को बढ़ाकर 8 कर दिया। कितना बढ़ाया, इसमें 4 बढ़ाया ना, 8 कर दिया। ठीक है, तो अगर ये, सॉरी बेटा थोड़ा इसको लंबा लेना चाहिए था, 8 इसको लेते हैं, इसको 6 लेते हैं। अब हमने आयतन को घटाकर बेटा 3 कर दिया, 3 घटाया इसमें। ठीक है, अब ये भी जब इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, क्योंकि कापा उल्टा होता है आयतन के, तो इसको बढ़ना चाहिए। तो अगर 8 से 48 है ना, अगर ये भी 16 हो जाए, जैसे ये आधा हुआ तो ये दुगुना हो जाए, तब तो बैलेंस बराबर हो जाए। समझिए, अगर इसको हमने आधा कर दिया तो अगर ये बढ़ेगा, ये दुगुना बढ़ जाए तब बैलेंस बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पता चला कि हमने इसको घटाया आधा और ये केवल थोड़ा सा ही घटा, सॉरी थोड़ा सा ही बढ़ा, तो इसमें कौन जीता? इसमें आयतन जीता। यानी कि कहने का तात्पर्य यहां पे सीधा है कि कापा और वी की लड़ाई में वी प्रभावी है। वी जिस हिसाब से घटता या बढ़ता है, कापा उस हिसाब से घट बढ़ नहीं पाता है। और इसी कारण जो लैम्डा एम का मान होता है ना बेटा, वो वी पर निर्भर करता है। लैम्डा एम का मान किस पर निर्भर करता है बेटा? आयतन वी पर निर्भर करता है। आयतन वी पर निर्भर करता है। अब मतलब समझिए, अगर आयतन को बढ़ाओगे, ठीक है, आयतन को बढ़ाओगे तो चालकता तो घटेगी, यानी इस कापा का मान घटेगा, लेकिन मोलर चालकता का मान बढ़ेगा। अगर आयतन बढ़ाओगे तो मोलर चालकता, सॉरी ये मोलर जो लैम्डा एम है ये बढ़ेगा। अगर आयतन को घटाओगे तो कापा बढ़ेगा। आयतन और कापा एक दूसरे के उल्टा होते हैं। आयतन को घटाओगे कापा बढ़ेगा, लेकिन मोलर चालकता घटेगा। यानी कि मोलर चालकता लैम्डा एम और आयतन वी एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। अगर आयतन बढ़ाओगे तो लैम्डा एम बढ़ेगा, अगर आयतन घटाओगे तो लैम्डा एम घटेगा, लेकिन कापा उल्टा होता है। लेकिन वह कमजोर पड़ता है, इसलिए उस पर डिपेंड नहीं करता है लैम्डा एम का मान। इतना समझ गया बेटा? इस टेबल से आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि अगर आयतन को बढ़ाया जाएगा सांद्रता घटेगी, प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या घटेगी, चालकता भी घटेगी। लेकिन यहां पर अगर मैं मोलर चालकता भी एक लाइन बना दूं, लो भाई बना दिया, ये मोलर चालकता, तो इसको मैं कहूंगा ये बढ़ेगा। अगर आयतन घटेगा तो ये भी घटेगा। बातें समझ में आ गई बेटा? तो यही होता है बेटा चालकता और मोलर चालकता में संबंध, या यूं कहें कि आयतन, या कह सकते हैं कि मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। अगर मैं कहूं मोलर चालकता पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहां पे तो देखा जा रहा है कि अगर सांद्रता घट रही है तो मोलर चालकता बढ़ रहा है, अगर सांद्रता बढ़ रही है तो मोलर चालकता घट रहा है। ठीक है, और जैसे आयतन बढ़ रहा है मोलर चालकता भी बढ़ रहा है, आयतन घट रहा है मोलर चालकता भी घट रहा है। तो ये समझ में आ गया बेटा? अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि अनंत मोलर चालकता क्या होती है। ये अभी मैं क्या समझा रहा था, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि सांद्रता का मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सांद्रता घटेगी मोलर चालकता बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ेगा मोलर चालकता घटेगा। ठीक, अब आइए इसको थोड़ा बेटा नोट कर लीजिए, ये टेबल बना लीजिए। मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको ये लगता है टेबल, क्योंकि इसके द्वारा बड़ी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। आप बुक पढ़ोगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड बुक में यूज किया रहता है, और इन सब टेबल की सहायता से हम उसी सब चीजों को आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको आप बना लीजिए। तो देखिए बेटा, अब आपको पढ़ाते हैं हम अनंत मोलर चालकता। अगर हमने ये सीखा है कि अगर आयतन को बढ़ाते जाएं तो मोलर चालकता भी बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा, अगर हम आयतन को बढ़ाते 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 अनंत पर ले जाएं, कहां पर ले जाएं? अनंत पे, बहुत ज्यादा आयतन को बढ़ा दिए, तो उस कंडीशन में विलयन की सांद्रता कितनी होगी? 0 हो जाएगी। भाई आयतन बढ़ाते जा रहे, अब 1 लीटर पानी है यहां पर, और उसमें हमने 100 ग्राम नमक घोला हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें पानी डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, आयतन बढ़ाते जा रहे हैं, पानी डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं।
तो जब अनंत तक ले जाएंगे उस मान को, तो अब इसमें नमक की मात्रा रह कहाँ जाएगी, नगण्य के बराबर, यानी उसकी सांद्रता 0 पर आ जाएगी। यानी आयतन बढ़ाते जाए अनंत तक तो उसकी सांद्रता 0 पर आ जाएगी। और ऐसे कंडीशन में जो हमारी मोलर चालकता का मान होगा ना, वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब आयतन बढ़ाओगे तो मोलर चालकता भी बढ़ता जाएगा। और जब इसको अनंत तक ले जाओगे तो मोलर चालकता का मान भी अनंत में आएगा, और इसी को कहते हैं अनंत मोलर चालकता। ठीक है, तो अनंत मोलर चालकता क्या होती है, मोलर चालकता के अधिकतम मान को, समझ लीजिए इससे अधिक नहीं हो सकता, आयतन इससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, तो अनंत आयतन पर मोलर चालकता के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। यानी आयतन का मान अगर हम अनंत कर दें तो सांद्रता हमारी 0 हो जाएगी, और उस समय जो मोलर चालकता का वैल्यू आएगा उसी को हम बोलते हैं बेटा अनंत मोलर चालकता। या आप यूं कह सकते हो कि 0 सांद्रता पर जो मोलर चालकता का मान होता है उसको हम अनंत मोलर चालकता कहते हैं, या अनंत आयतन पर जो मोलर चालकता का अधिकतम मान हो, या अधिकतम, इससे ज्यादा कुछ अधिकतम नहीं हो सकता, तो अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं, अनंत मोलर चालकता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं इन सबको मिटा के। ठीक है, देखिए बेटा, तो अनंत मोलर चालकता का हमने परिभाषा भी लिख दिया। अनंत आयतन पर मोलर चालकता के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं। हमने पीछे बता ही दिया कि जब आयतन को बढ़ाते हम अनंत सीमा तक ले जाएंगे तो उसकी जो सांद्रता होगी वो घटते घटते 0 पर आ जाएगी, और उस समय जो मोलर चालकता का मान होगा वही हमारी होगी अनंत मोलर चालकता। अच्छा, अनंत मोलर चालकता के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? अनंत मोलर चालकता के लिए बेटा देखिए, अनंत मोलर चालकता के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? अनंत मोलर चालकता के लिए सबसे पहला जरूरी है कि आयतन जो होना चाहिए ना बेटा, वो अनंत होना चाहिए। आयतन कितना होना चाहिए? अनंत स्थिति पे होना चाहिए। और दूसरी स्थिति ये रहेगी कि जो सांद्रता होगी, यानी कि C = उसका मान 0 होना चाहिए, तब जाके उस कंडीशन में जो मोलर चालकता होगी उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो है हमारा अनंत मोलर चालकता। अब आइए, दो कंडीशन में हम मोलर चालकता को ग्राफ के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं। एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए, प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए, और दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए और दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए। कैसे निकालते हैं मोलर चालकता? एक ग्राफ की विधि से। अब देखिए बेटा, हम यहां पे दो अक्ष बना लेते हैं। एक को हम एक्स अक्ष पे सांद्रता को प्रदर्शित करेंगे, और जो वाई अक्ष है हमारा उस पर हम मोलर चालकता को प्रदर्शित करेंगे। इस पर हम मोलर चालकता को प्रदर्शित करेंगे। किसको? मोलर चालकता को। और इस पर हम सांद्रता को दिखाएंगे, और सांद्रता को हम √c के रूप में हम यहां पे प्रदर्शित करेंगे, और इसको मोलर चालकता को लैम्डा m के रूप में। ठीक है बेटा। अब आप जानते हैं कि किसी समय मान लीजिए हमने सांद्रता इतना लिया यहां पर, ठीक है, हमारी सांद्रता यहां पर कुछ भी हो, कोई भी डिजिट हो, सांद्रता हमने यहां पर लिया है, तो कुछ ना कुछ उसकी मोलर चालकता जरूर होगी। आप जानते हैं जो सांद्रता है तो कुछ ना कुछ उसकी मोलर चालकता जरूर होगी। तो मान लीजिए मोलर चालकता का मान यहां आता है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक हमको बिंदु यहां मिल जाता है। ठीक है बेटा, या हाँ यहां पे मिलेगा ना, यहां पर। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं।
उसके बाद हम थोड़ा सा सांद्रता को कम करें, इधर हम कम कर रहे हैं सांद्रता, तो सांद्रता को कम करोगे तो मोलर चालकता का मान बढ़ता है, अभी आपने पढ़ा है पीछे। तो सांद्रता को हमने थोड़ा घटाया तो मोलर चालकता का मान थोड़ा बढ़ा, मान लीजिए यहाँ आ गया मोलर चालकता का मान। इस समय जो बिंदु मिलेगी बेटा इसका और इसका सीधे पे, तो ये मिलेगा आपको, ठीक है, और थोड़ा उधर जाएगा, ये रहा। अब यहाँ पर हम सांद्रता को घटाकर यहाँ लाए, इस स्थिति पे लाए, तो और मोलर चालकता का मान लीजिए मिल गया, यहाँ पर आ गया मोलर चालकता का मान यहाँ, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम सांद्रता को घटाएंगे वैसे वैसे मोलर चालकता का मान बढ़ेगा और एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी। ये हमारी सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही है, ठीक है। अब अगर हम सांद्रता को घटाते 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 यहाँ पे जीरो पर ला दें, ये हमारा जीरो है ना, जीरो जीरो मूल बिंदु है, तो अगर हम सांद्रता को घटाते 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 जीरो पर ला दें तो उस समय मोलर चालकता का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, इसी लाइन पर कहीं होगा, क्योंकि जहां पे जीरो रहेगा उसी के सीधे पर रहेगा। तो कहीं ना कहीं जरूर ये इसको, अगर इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाएं, इस लाइन को हम पटरी की सहायता से बढ़ा सकते हैं, स्केल की सहायता से। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन ना रहता तो नहीं बढ़ा पाते। सांद्रता को हम घटाकर जीरो पर ला दें तो ये जो लाइन मिल रही है ना, इसको बढ़ाने पर ये जहां भी काटेगा वही हमारा क्या होगा, अनंत मोलर चालकता। इसको क्या कहेंगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट। इसको स्केल से बढ़ा देंगे, जहां काटेगा जीरो पर वही हमारा होगा लैम्डा एम अनंत का मान। तो इस तरीके से प्रबल विद्युत अपघट्य का हम लोग अनंत मोलर चालकता निकाल सकते हैं। भाई अगर दिया रहे कुछ आंकड़े तो हम उन आंकड़ों की सहायता से ग्राफ बनाएंगे और बाद में उसको स्केल की सहायता से मिला देंगे। वो जीरो के सिधाई पे जहां पे भी काटेगा वही हमारा होगा अनंत मोलर चालकता का मान, क्योंकि जब सांद्रता का मान जीरो हो जाता है तभी उस समय की जो मोलर चालकता होती है उसी को देखिए यहाँ पे लिखे हम, सांद्रता जब जीरो हो जाए तो उस समय की मोलर चालकता क्या कहलाती है, अनंत मोलर चालकता कहलाती है। फिर से एक बार समझाते हैं बेटा, हमने दो अक्ष लिया है, एक पर हमने सांद्रता को प्रदर्शित किया है, दूसरे पर हम मोलर चालकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हमने ये बताया कि जैसे जैसे हम सांद्रता को घटाते जाएंगे मोलर चालकता का मान बढ़ता जाएगा, और जो बिंदु मिलता है उसको अगर हम मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलता है बेटा, एक सीधी रेखा मिलती है। और उस समय अगर हम जिस समय सांद्रता जीरो पर उसको स्केल की सहायता से मिला दे तो जो बिंदु हमको मिलेगा वही हमारा अनंत मोलर चालकता का मान होगा। तो है कि इसका समीकरण, इस जो सीधी रेखा है या सरल रेखा है, इसका जो समीकरण आता है वो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी आता है, ठीक है। इस जो समीकरण प्राप्त होता है इस सरल रेखा का, उसको परिकलन करने पे प्राप्त होता है कि उसका मान लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी आता है, जहां पर ए आपका जनरली एक नियतांक होता है। ये क्या होता है बेटा, एक नियतांक होता है, ठीक है, या जो भी आप समझे स्थिरांक नियतांक, वो ए का मान होता है। अब ये तो रहा प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए हम अनंत मोलर चालकता को परिकलित कर सकते हैं आसानी से। जो हमको मान दिए रहे उसको हम इस ग्राफ में रख दें और स्केल की सहायता से उस लाइन का बहिर्लेखन कर दें या उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, तो जहां पर भी वो टच करेगा वाई अक्ष को वही बिंदु आपका अनंत मोलर चालकता का मान होगा। लेकिन अगर हम दुर्बल विद्युत अपघट्य, मान लीजिए ये तो प्रबल विद्युत अपघट्य था, NaCl को जैसे ले सकते हैं, ये प्रबल विद्युत अपघट्य में था। प्रबल विद्युत अपघट्य का आप अनंत मोलर चालकता ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा अगर हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य लें, जैसे CH3COOH, अगर इसका हम अनंत मोलर चालकता का मान निकालने लगे तो आइए देखते हैं क्या मुश्किल प्राप्त होती है, क्या मुश्किल इसमें होती है। देखिए बेटा, दुर्बल विद्युत अपघट्य का जब हम इसी तरीके से मान रखते हैं तो जो हमको ये बिंदु प्राप्त होते हैं, जैसे यहाँ पर हम अंडर रूट सी को यानी सांद्रता को दर्शाते हैं और यहाँ पर लैम्डा एम को, तो इसके लिए जो बिंदु प्राप्त होता है बेटा ना, वो कुछ यूं मिलता है, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से सीधी रेखा में
ये बिंदु नहीं मिलते, इसमें विचलन मिलता है और इनको जब मिलाया जाता है तो कुछ इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है। यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का अनंत मोलर चालकता इस विधि की सहायता से नहीं निकाली जा सकती। अगर ये लाइन सीधा रहता, रेखा सीधा रहता, तो हम उसको स्केल की सहायता से मिला देते, जीरो सांद्रता पे जो बिंदु मिल जाता वही हमारी अनंत मोलर चालकता का मान हो जाता। लेकिन यहां पर क्या कंडीशन हो गया कि जब हम दुर्बल विद्युत अपघट्य ले लिए हैं तो हम जब इसका ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बना जिसमें विचलन था बिंदुओं में, सीधी रेखा में वो बिंदु नहीं थे। तो इसी कारण से बेटा हम इसका यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य का अनंत मोलर चालकता का मान इस विधि से नहीं निकाल सकते और इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कोलराउस का नियम। यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंत मोलर चालकता का मान हम कोलराउस के नियम की सहायता से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल कोलराउस का नियम हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन हमारा आज का जो क्लास था अनंत मोलर चालकता क्या होती है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाने में सफल हुआ हूँगा और आप भी समझ पाए होंगे। और दूसरी बातें, हमने यहाँ पे ग्राफ की विधि से प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत मोलर चालकता कैसे निकाला जाएगा ये बताया। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए हमने बताया कि ये इस विधि से नहीं निकाला जा सकेगा, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा बेटा कोलराउस का नियम। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और ये सारी चीजें आप अपने नोट्स में लिखते रहिए। मिलते हैं बेटा कोलराउस के नियम के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।